हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर या इसे हम वोल्टेज कहते हैं के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के इस लेक्चर में सबसे पहले बात हम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, जो कि आप पहले लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम बात करें, यानी कि विद्युत विभव की बात करें, तो विद्युत विभव का मतलब होता है कि अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर रखे किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि द वर्क डन इन मूविंग या कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव का नाम देते हैं। तो जैसा कि आपने विद्युत विभव के बारे में पढ़ लिया है, तो अब हम बात करेंगे विभवांतर किसे कहते हैं, वो भी जिसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल या वोल्टेज का नाम देते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम टॉपिक है आपका विभवांतर, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर यानी कि इसे हम क्या कह सकते हैं, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। विद्युत विभवांतर जनरली मान लेते हैं आपके पास दो पॉइंट है, सपोज दैट पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच अगर हम किसी चार्ज को मूव कराते हैं, सपोज दैट आपके पास कोई टेस्ट चार्ज है Q नॉट, इस Q नॉट को आप क्या कर रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो टेस्ट चार्ज को जैसा कि आप इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक ले आ रहे थे, वैसे ही कोई बिंदु है ए और बी, और वहां पर हम क्या कर रहे हैं, कोई टेस्ट चार्ज है, उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ले जा रहे हैं। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ ले जाने पे जो कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को ही हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। यानी कि अगर हम बात करें तो VA माइनस VB इक्वल टू हम लिख सकते हैं W अपॉन Q नॉट। इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस, या हम इसे क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। जिसका सेम मतलब यहाँ पे है कि अगर हम इनफाइनाइट पे ले जाते तो दूसरा वाला पोर्शन, इनफाइनाइट से ले आते तो दूसरा वाला पोर्शन क्या होता है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो कितना होगा, जीरो, क्योंकि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना माना जाता है, जीरो माना जाता है। तो ऐसे समय में किसी दो पॉइंट के बीच, सपोज दैट दो पॉइंट कौन कौन से हैं, ए है और बी है, और दोनों पॉइंट कहाँ पर रखे गए हैं, विद्युत क्षेत्र के भीतर रखे गए हैं। तो विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी दो बिंदुओं के बीच, मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र है, इसमें एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो ऐसे समय में दोनों बिंदुओं के बीच मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल VA है, यहाँ का पोटेंशियल VB है। तो इन दोनों के बीच जो अंतर होगा पोटेंशियल्स का, यानी कि विभवांतर, विभव का, उसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, जिसको हम VA माइनस VB से डिनोट करते हैं। तो VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। यहीं पे मान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V अपॉन डी, यानी कि दोनों के बीच की दूरी, यानी कि दोनों चार्ज या दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर कितनी हो, स्मॉल डी हो, और उनके बीच विभवांतर कितना हो, V हो, यानी कि वोल्टेज कितना हो, V हो, या पोटेंशियल डिफरेंस V हो, तो ऐसे समय में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आपका, V अपॉन डी के बराबर। ये भी फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। मान लेते हैं दो पॉइंट है, अब आपने यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लिया है, VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, ठीक है। या यहाँ पे कोई भी चार्ज की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, चाहे Q नॉट हो, यहाँ पे टेस्ट चार्ज लिया तो टेस्ट चार्ज, यानी कि कोई भी चार्ज आप यहाँ पे रख सकते हो जो इन दोनों पॉइंट के बीच क्या करा रहे हो, मूव करा रहे हो, यानी कि मोशन में रखते हो, ठीक है। तो ऐसे समय में अगर देखें तो VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। साथ ही साथ अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें तो दो पॉइंट के बीच मान लेते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है,
v है और डिस्टेंस उनके बीच का कितना है d है, तो ऐसे समय में इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होगा E इक्वल टू वी अपॉन डी के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। किसके कारण? आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। यानी कि सपोज दैट आपके पास चार्ज का सिस्टम है, उस चार्ज के सिस्टम के कारण यानी कि कई सारे चार्ज हैं और इसकी वजह से आपको क्या करना है, विद्युत विभव निकालना है किसी एक बिंदु पर। तो ऐसे समय में जैसा कि आपको बता चुका हूं कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है वो कितना होता है 1/4πε0 Q/R। तो ऐसे समय में अगर यहां पर सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि निकाय का विद्युत विभव निकालना है, निकाय का विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सिस्टम अगर निकालना है, तो निकाय के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिस्टम का निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए करना क्या है, निकाय का विद्युत विभव निकालने के लिए आपको यहाँ पर मान लेते हैं कोई चार्ज है प्लस Q1, फिर ऐसे ही कई सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं Q2, Q3, Q4 ऐसे ही हैं। मान लेते हैं एक और है जिसका नाम है माइनस में Q5, एक और है जिसका नाम है माइनस में Q6। ठीक है, और आपको इसकी वजह से किसी पॉइंट P पर विद्युत विभव निकालनी है, उसका रिजल्टेंट निकालना है। तो जब भी किसी पॉइंट P पर आपको विद्युत विभव निकालना होगा तो ऐसे समय में आप इन सब की डिस्टेंस यहाँ से देख लेंगे। सपोज दैट Q1 कहाँ है, Q1 से डिस्टेंस इसकी R1 है, Q2 से डिस्टेंस इसकी R2 है, Q3 से डिस्टेंस मान लेते हैं Q2 से डिस्टेंस R2 है, Q3 से R3 है, Q4 से डिस्टेंस जो है इसकी R4 मान लेते हैं, Q5 से R5 मान लेते हैं और Q6 से जो डिस्टेंस है वो R6 मान लेते हैं। तो ऐसे समय में इस पॉइंट P पर आप अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला मिलेगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 और माइनस में V5 माइनस में V6, क्योंकि जो यहाँ पे चार्ज लिया गया है ये भी आप रखोगे तो यहाँ पे निगेटिव में पोटेंशियल मिलेगा और निगेटिव में पोटेंशियल को रखोगे तो ये पूरी वैल्यू आपस में जो मिलेगी वही इसका नेट पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव हो जाएगा इस पूरे सिस्टम का। तो ऐसे समय में हम यहाँ से सिग्मा V इक्वल टू फॉर्मूला लिख सकते हैं, यही V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। और ये जो है अलजेब्राइक सम है, कैसा सम होना चाहिए, अलजेब्राइक सम के बराबर होता है। अलजेब्राइक सम यानी कि बीजगणितीय योग के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी चार्ज लेंगे, जो भी साइन लेंगे उसको यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि यह एक स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे चार्ज का वैल्यू या चार्ज की वैल्यू रखते समय साइन को वहां पे नहीं रखना है। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है E इक्वल टू 1/4πε0 Q/R², तो वहां पे Q के साथ साइन को नहीं रखना है। लेकिन अगर वहीं पे कोई अदिश राशि है जैसे कि स्केलर क्वांटिटी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो इसको लिखते समय आप हमेशा चार्ज के साथ यानी कि आवेश के साथ साइन भी रखेंगे। सपोज दैट हमें Q5 का निकालना है, तो Q5 के लिए हम लिखेंगे V5 इक्वल टू 1/4πε0। चार्ज कितना है Q5, वो भी निगेटिव वाला, तो माइनस में रखेंगे Q5 अपॉन डिस्टेंस कितना है R5, तो ऐसे करके रखेंगे। लेकिन अगर वहीं पे पॉजिटिव है, सपोज दैट Q4 का हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं Q4 के कारण, तो V4 इक्वल टू लिखेंगे 1/4πε0, यहाँ पे Q4 अपॉन R4, जैसा चार्ज वैसा साइन यहाँ पे रखना होता है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स यानी कि कूलाम्स लॉ अप्लाई करते समय आप ऐसा साइन नहीं रखोगे। ठीक है, चार्ज के साथ साइन नहीं रखते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पोजीशन पर
एक्सियल पोजीशन पर विद्युत विभव कितना होगा और साथ ही साथ इक्वेटोरियल पोजीशन पर विद्युत विभव कितना होगा। ध्यान देने वाली बात, अभी जो आपने पढ़ा है यानी कि किसी निकाय का विद्युत विभव ये अलजेब्राइक सम होता है, मैथमेटिकल यानी कि बीजगणितीय योग होता है और बीजगणितीय योग में साइन का खासा ध्यान रखते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम वेक्टर अलजेब्रा का यूज करते हैं, वेक्टर यानी कि सदिश बीजगणित का यूज करते हैं, तो ऐसे समय में ध्यान में रखना है कि वहां पे साइन का नहीं दिशा का प्रयोग होता है। जैसा कि आपको मैं सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स और सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में बता चुका हूं, यानी कि विद्युत बल का अध्यारोपण और साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण हेडिंग के अंतर्गत मैं बता चुका हूं। अब यहां पे हम चल रहे हैं किसी कहां पे, एट एक्सियल पोजीशन। एट एक्सियल पोजीशन क्या निकालना है, एट एक्सियल पोजीशन पे, वो भी किसके, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में हमको क्या निकालना है, विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। कितना होता है देख लेते हैं। वहीं पे साथ ही साथ कहां पे, एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन में भी अगर हमको देखना है तो इसके लिए व्यंजक क्या होगा, ये भी यहाँ पे देख लिया जाएगा। और अगर किसी पॉइंट पे निकालना हो, एट एनी पॉइंट, थर्ड है कहाँ पे, एट एनी पॉइंट, किसी बिंदु पर निकालना हो, एट एनी पॉइंट यानी कि किसी भी बिंदु पर अगर निकालना हो तो ऐसे समय में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो उसका व्यंजक क्या होगा। एक्सियल पोजीशन जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, एक्सियल पोजीशन का डायग्राम मैंने बताया था, सेम ऐसे ही है, बस वहां पे जहां पे P पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे वहीं पर P पे आप विद्युत विभव निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या मिलता है, V इक्वल टू, अगर हम देखें एक्सियल पोजीशन के लिए जो फॉर्मूला मिलेगा वो कितना मिलेगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर। कितना मिलता है, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर। ये कब के लिए, एक्सियल पोजीशन पर विद्युत विभव का वैल्यू है। ठीक है, किसी बिंदु P पर जो कि विद्युत द्विध्रुव के यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पर रखा गया है, अक्ष पर रखा गया है, तो एक्सियल पोजीशन यानी कि अक्षीय स्थिति में उस पर पोटेंशियल कितना होगा, उसका व्यंजक है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर। जो R है वो डाइपोल के मिड पॉइंट से उस पॉइंट की दूरी है, यानी कि मध्य बिंदु से जो बिंदु P है उसकी क्या है, दूरी है। यहाँ पे P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 2qL के बराबर होती है। यहीं पे अगर हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल देखना चाहें तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो पोटेंशियल होता है इसकी वैल्यू होती है कितनी, 0, यानी कि विद्युत विभव की वैल्यू कब, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अर्थात इक्वेटोरियल का मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0, यानी कि 0 के बराबर होती है। यहीं पे अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें या किसी भी बिंदु पर देखें तो किसी बिंदु पर यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत विभव का व्यंजक होता है वो कितना होता है, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना होता है, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा। जैसा कि आपने यहाँ पे पढ़ा है P अपॉन आर स्क्वायर, तो अगर P अपॉन आर स्क्वायर देखें तो ऊपर P है नीचे आर स्क्वायर है, बट P के साथ हम cos थीटा रखेंगे और नीचे आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा रखा जाता है। क्यों, क्योंकि एल स्क्वायर का अगर देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा रखा जाता है। समझिएगा इसको क्यों रखते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका ये चार्ज कौन सा है, -q, और इधर कोई एक +q चार्ज ले लेते हैं और इनको हम मिला देते हैं। मिलाने के बाद इसके मिड पॉइंट से एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट की हमको क्या निकालना है, विद्युत विभव यहाँ पे निकालना है, तो एंगल कितना होगा, थीटा। तो ऐसे समय में यहाँ पर P cos थीटा के अलावा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी होगा। तो ये हो गया फॉर्मूला किसके लिए, ये फॉर्मूला जो अभी भी आपने देखा ये किसके लिए फॉर्मूला है। यहाँ पे आई थिंक इसको मैं फिर से लिख देता हूँ क्योंकि बाहर निकल गया है कैमरे के। तो यहाँ पर V इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना है, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये व्यंजक होता है किसके लिए, किसी भी पॉइंट के लिए। तो v इक्वल टू 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और जो भी यूनिट आती है वो होती है वोल्ट, जैसा कि आपको पता है, या फिर जूल पर कूलम इसकी यूनिट होती है। अब हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसे हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ का नाम देते हैं। कौन सा नाम देते हैं, समविभव पृष्ठ का नाम देते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस का नाम देते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस है जिसके हर एक बिंदु पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। जिसके हर एक बिंदु पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, उसे हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस का नाम देंगे। ऐसा पृष्ठ जिसके हर एक बिंदु पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि आपके पास कोई चालक है, कंडक्टर है, जिसका शेप कैसा है, स्फेरिकल है, तो ऐसे समय में उसके हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस, हेडिंग है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं समविभव पृष्ठ का नाम देते हैं। कौन सा नाम देते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, या जैसे हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ का नाम देते हैं। चलिए, समविभव पृष्ठ की अगर हम बात करें तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव बराबर हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ किया गया ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे, हर एक बिंदु पे, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि जो विद्युत विभव है वो क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, यानी कि सरफेस, ठीक है, सरफेस ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ एट एनी पॉइंट, जिसके किसी भी बिंदु पर, एट एनी पॉइंट, उसके किसी भी बिंदु पर पोटेंशियल, यानी कि अगर हम बात करें विभव की तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पोटेंशियल रिमेन्स सेम, यानी कि जो विद्युत विभव है वो क्या रहे, समान रहे। यानी कि सरफेस ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, जिसके क्या होगा, पोटेंशियल क्या होता है, रिमेन्स सेम, जिसके हर एक बिंदु पर पोटेंशियल यानी कि विभव क्या हो, समान हो, बराबर हो, उसी को हम क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस का नाम देते हैं। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की खासियत क्या क्या है वो भी बता देते हैं आपको, कि जो समविभव पृष्ठ होते हैं उस पर किसी भी बिंदु पर यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने पर कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि इसके जो अगर पॉइंट्स की बात करें तो पॉइंट्स में क्या है कि ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस मूविंग ऑफ चार्ज from one point to other point, ऐसा करने पर इस पर वर्क डन कितना होगा, नो वर्क डन, यानी कि कोई भी वर्क डन नहीं होगा। मतलब अगर हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है और उस सरफेस के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच हम आवेश को क्या करा रहे हैं, गति करा रहे हैं, यानी कि ले जा रहे हैं, यानी कि मूव करा रहे हैं, तो ऐसे समय में उस पर कोई कार्य नहीं होगा। साथ ही साथ जो बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो बल रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं। ठीक है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं लंबवत होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें तो ELFS, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो हैं, यानी कि विद्युत बल रेखाएं जो हैं, आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती हैं।
और साथ ही साथ समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताते हैं। किसको बताते हैं? विद्युत क्षेत्र की दिशा बताते हैं। टेल्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताते हैं। अगर हम कुछ यहाँ पे समविभव पृष्ठ का डायग्राम बनाएं तो ऐसे समय में डायग्राम कुछ ऐसा हो सकता है। ये मान लेते हैं एक हो गया, इससे कुछ दूरी पर एक और होगा, ये हो गया, इससे कुछ दूरी पर एक और। तो ये सभी के सभी आप देखेंगे तो ये किस में आएंगे? समविभव पृष्ठ के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम यहाँ पे ELF को देखें तो जितनी भी ELF होती हैं यो कैसे होती हैं? यहाँ पे अगर देखें तो ये कुछ इस तरीके से एक इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होते हैं। इस सरफेस के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होती हैं। कितना एंगल बनाती हैं? 90 डिग्री बनाती हैं। ठीक है, और ये एक समान है, यानी कि कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। ऐसे ही मान लेते हैं आपके पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, गोला है, तो ऐसे समय में अगर सेंटर से हम यहाँ पे लाइनें खींचें तो ये लाइन इससे कैसे जाएंगी? इस सरफेस से 90 डिग्री पर यहाँ से निकलेंगे। सरफेस से कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर निकलती हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये भी 90 डिग्री पे है, यानी कि सरफेस यानी कि पृष्ठ के लंबवत होती हैं। और इसे भी हम क्या नाम देते हैं? समविभव पृष्ठ का नाम देते हैं। जब भी कभी समविभव पृष्ठ की यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात हो तो ध्यान में रखना है कि इस सरफेस के किसी भी बिंदु पर, किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो कैसा होता है? सेम होता है, यानी कि हर जगह पे पोटेंशियल सेम होगा। तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 0 के बराबर होता है। और ऐसे समय में जो ELF होते हैं वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होते हैं सरफेस के। और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो डायरेक्शन बताता है, विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। और इस सरफेस के किसी दो पॉइंट के बीच अगर हम चार्ज को मूव कराते हैं तो उसको मूव कराने में यानी कि उसको गति अर्थात ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, यानी कि वर्क डन की वैल्यू भी कितनी आएगी? 0 के बराबर होती है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में आपने पढ़ लिया, समविभव पृष्ठ इसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसके साथ साथ एक समान विद्युत क्षेत्र में जो आवेशित कण है, एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का जो गमन पथ है यानी कि ट्रैजेक्टरी की बात करें तो आवेशित कण का ट्रैजेक्टरी क्या हो सकता है वो हम बताने जा रहे हैं। सपोज दैट, हेडिंग क्या है पहले लिख लेते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रैजेक्टरी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, ट्रैजेक्टरी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए देखते हैं। सपोज दैट आपके पास यहाँ पे दो प्लेटें हैं और इन दो प्लेटों को अगर हम ध्यान से देखें तो एक पे पॉजिटिव चार्ज है और वहीं पे एक पे कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। एक प्लेट पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट पे कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये आपके दो क्या हो गए? प्लेट हैं, जिसमें से एक पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज, और एक पे कैसा चार्ज है अगर देखें तो निगेटिव चार्ज। ठीक है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे कैसा है? निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड निगेटिव। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यानी कि जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी दिशा हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव होती है। तो पॉजिटिव टू निगेटिव है यूनिफॉर्म। यहाँ पे यूनिफॉर्म क्या है?
इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म का मतलब लाइनें सीधी होंगी, इक्विडिस्टेंट होंगी और कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, और साथ ही साथ इनके बीच अगर हम देखें तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो लगभग क्या होगा, सेम होगा। इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, लगभग सेम होगी। तो ये मान लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। किधर से किधर की तरफ, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक कोई चार्ज पार्टिकल जिसको हमने प्लस क्यू चार्ज है दिया, यानी कि जिस पे कैसा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, वो v वेलोसिटी के साथ इंटर करती है, वेक्टर v के साथ यहाँ पे इंटर करती है, और जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रवेश करेगी तैसे ही उसका पाथ थोड़ा कर्व हो जाता है और कुछ इस तरीके से उसका पाथ हो जाता है। यानी कि अगर हम ट्रैजेक्टरी ऑफ चार्ज पार्टिकल देखें इन यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे समय में इस एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का जो गमन पथ है वो होता है पैराबोलिक। कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, यानी कि परवलयाकार होता है। और ऐसे समय में जो इक्वेशन होता है वो कितना होगा, y इक्वल टू QE अपॉन 2। अगर देखें तो, क्योंकि आपको पता है पैराबोलिक पाथ के लिए जो इक्वेशन होना चाहिए उसमें y होना चाहिए और साथ ही साथ इस इधर की तरफ कितना होना चाहिए, x स्क्वायर होना चाहिए। अगर y और x स्क्वायर के फॉर्म में है तो ही जाके आपका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक माना जाता है। तो यहाँ पे अगर देखें QE अपॉन 2mb स्क्वायर x स्क्वायर, ये व्यंजक आपको प्राप्त होगा, ठीक है। यानी कि पैराबोलिक पाथ के लिए एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी आवेशित कण को भेज दें, वो भी कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, तो ऐसे समय में उनका जो व्यंजक होगा, जो फॉर्मूला होगा वो होगा y और x स्क्वायर के फॉर्म में। और y और x स्क्वायर के फॉर्म में अगर देखेंगे तो ये जो पाथ है वो ट्रैजेक्टरी जो है, यानी कि जो इसका गमन पथ है वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, अर्थात परवलयाकार। तो पाथ कैसा है, ट्रैजेक्टरी कैसा है, पैराबोलिक, जिसे हम क्या कहते हैं, परवलयाकार का नाम लेते हैं, ठीक है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिस्टम ऑफ चार्जेज है। और सिस्टम ऑफ चार्जेज का यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा देखना है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे देखनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं हमारे पास दो चार्जेज हैं और दो चार्ज यानी कि दो आवेशों के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है जिसको हम कहते हैं EPE या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या हम इसे कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज, ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज, ठीक है। मतलब आवेशों के निकाय की, आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, या जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज, ठीक है। चलिए मान लेते हैं हमारे पास कोई दो चार्ज हैं जिनका नाम है Q1 और Q2। एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, और हमें क्या करना है, इन दोनों चार्जों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी कितनी स्मॉल r है, तो दो आवेशों से मिलकर बने निकाय, यानी कि दो चार्जेज हैं, टू चार्जेज हैं, और इन टू चार्जेस से बने हुए सिस्टम का अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखना है, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, तो इसका जो व्यंजक होता है, यानी कि जो समीकरण है, जो इक्वेशन है, वो है U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। कितना है, U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R के बराबर होगा।
और ऐसे समय में अगर आप देखेंगे तो ये आपका कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है। और जब भी कभी स्केलर क्वांटिटी हो तो यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू रखेंगे, ये जो चार्ज की वैल्यू रखेंगे इसको कैसे रखना है, विथ साइन। कैसे रखना है, विथ साइन। जैसा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखेंगे। और आर क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। अगर मान लेते हैं यहीं पे कई सारे चार्जेस का सिस्टम हो और किसी एक पॉइंट चार्ज के लिए आपको क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, तो ऐसे समय में मान लेते हैं और भी चार्जेज हैं, सपोज दैट प्लस Q3 है और यहाँ पे क्या है, प्लस Q4 है, और इसको मैंने एक रेक्टेंगल शेप दे दिया है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई A है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, B है। तो ऐसे समय में आपसे बोल दिया गया कि बताइए Q4 चार्ज पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। तो आप यहाँ पे पहले Q2 Q4 के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर Q1 Q4 के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर Q3 Q4 के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। और यहाँ पे जैसे जिस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाता है उसके लिए हमेशा पहले उसका हम क्या निकाल लेते हैं, व्यंजक निकाल लेते हैं। तो ऐसे समय में Q1 Q4 का हो गया, Q2 Q4 का हो गया और Q3 Q4 का हो गया। और ऐसे समय में आप इसको सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इस सिस्टम का क्या मिल जाएगा, इस सिस्टम का आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और साथ ही साथ ध्यान से देखिएगा Q1 Q2 का भी बनाना है, हर एक चार्ज का एक आपको बनाना पड़ेगा, और Q3 Q2 का भी बनाना पड़ेगा। रीजन क्या है, क्योंकि सिस्टम ऑफ चार्जेज में सभी हैं यहाँ पे, तो सिस्टम ऑफ चार्जेज में सभी होने के कारण यहाँ पे सभी चार्ज को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सभी चार्ज के बीच की पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है। तो Q1 Q2, देन Q1 Q4, Q2 Q4, Q2 Q3 एंड Q3 Q4 के बीच का आपको क्या निकालना होगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा। और सबको फिर क्या कर देना है, यहाँ पे उनका अलजेब्राइक सम कर देना है, यानी कि उनको बीजगणितीय योग द्वारा क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जाके यहाँ पे सभी का, इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कैलकुलेट होगा। देन पूरे सिस्टम का क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी आवेशों की निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी कि आपके पास सिस्टम ऑफ चार्जेज हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेज का आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं क्षेत्रफल सदिश के बारे में, जिसे हम कहते हैं एरिया वेक्टर। क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर का नाम देते हैं, जिसे हम क्षेत्रफल सदिश भी कहते हैं। क्षेत्रफल सदिश यानी कि जिसे हम एरिया वेक्टर कहते हैं, कोई भी आपके पास सतह है, पृष्ठ है, उस पृष्ठ के लंबवत हमेशा उसका एरिया वेक्टर होगा। सपोज दैट हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है, यानी कि ये व्हाइट बोर्ड है। अगर हम पूछ लें इस व्हाइट बोर्ड का एरिया वेक्टर बताइए, तो परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर कहाँ होगा, बाहर की तरफ। जिस तरफ सरफेस उसी तरफ उसका एरिया वेक्टर होता है। सपोज दैट पूछ लें बोर्ड के पीछे का सरफेस का अगर निकालना है तो वो परपेंडिकुलर इनसाइड होगा, यानी कि लंबवत अंदर की तरफ होगा। ठीक है, यानी कि जब भी कभी आपको किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर निकालना हो तो एरिया वेक्टर के लिए ध्यान में रखना है कि जो वेक्टर ए आप निकाल रहे हैं वो हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में सरफेस यानी कि पृष्ठ होगा। तो चलिए क्षेत्रफल सदिश की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल सदिश जिसे हम क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर का नाम देते हैं, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, या जिसे हम एरिया वेक्टर का नाम देते हैं। इसको हम जनरली वेक्टर ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं आपके पास कोई सरफेस है, ये मान लेते हैं कोई सरफेस है और इस सरफेस का आपको क्या करना है, एरिया वेक्टर। तो जिधर आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने इधर दिखाया एरिया वेक्टर इसका निकालना है, तो ये जो एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर किधर होगा, बाहर की तरफ। ठीक है, इधर बाहर की तरफ होगा। लेकिन अगर हम इसके पीछे के सरफेस की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर कहाँ होगा, अंदर की तरफ, परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। ठीक, ऐसे अगर पूछ लें बताइए इस सरफेस का एरिया वेक्टर, तो परपेंडिकुलर अपवर्ड यानी कि ऊपर डायरेक्शन में। ऐसे पूछ लें बताइए नीचे वाली सरफेस का हमको बताना है, तो परपेंडिकुलर कहाँ होगा, नीचे की तरफ। यानी कि जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल वेक्टर यानी कि एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश किसे कहते हैं,
तो हमेशा उसके लिए बोलेंगे किसी समतलीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल वेक्टर उस पर बाहर की ओर अवलंबवत खींचा गया वेक्टर होता है। यानी कि ये एक डायरेक्शन होता है, एक वेक्टर है जो कि हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटसाइड होगा। कैसा होगा? परपेंडिकुलरली आउटसाइड। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ऐसे है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? वेक्टर ए से डिनोट करेंगे। यानी कि अभिलंबवत, हमेशा अभिलंबवत बाहर की ओर, अभिलंबवत बाहर की ओर, यानी कि परपेंडिकुलरली आउटसाइड होगा। कैसा होगा? परपेंडिकुलरली आउटसाइड होगा, यानी कि बाहर की ओर होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? किसी बंद पृष्ठ से, यानी कि अगर मान लेते हैं आपके पास कोई क्लोज सरफेस है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि विद्युत फ्लक्स का नाम देते हैं। हेडिंग क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसे हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स का नाम देते हैं। और इसे हम फाई ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? फाई ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करें, जिसे हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसे हम किससे डिनोट करते हैं? फाई ई से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मान हमेशा ई और डी ए, यानी कि अगर हम बात करें तो अदिश गुणन के बराबर होता है। किसके किसके? ई और डी ए के अदिश गुणन के बराबर होता है। अब देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो सपोज दैट आपके पास कोई क्लोज सरफेस है। इस क्लोज सरफेस से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज की जो संख्याएं होती हैं, इन्हीं संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं। इसको हम फ्लक्स रेखाएं भी कहते हैं, फ्लक्स लाइंस भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो आप बोलोगे कि किसी पृष्ठ के लंबवत, यानी कि किसी विद्युत क्षेत्र में इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ऑफ ELF, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलरली फ्रॉम अ क्लोज सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसकी जो वैल्यू होती है, सपोज दैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम वेक्टर ई से डिनोट करते हैं, और इसकी जो एरिया है मान लेते हैं हम वेक्टर कितना है? DA है। तो ऐसे समय में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जिसको हम डी फाई ई से डिनोट करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाती है वेक्टर ई डॉट वेक्टर DA। कितना होगा? वेक्टर ई डॉट वेक्टर DA, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का अदिश गुणन होता है जो फ्लक्स है। और इसको अगर हम इसका इंटीग्रेशन करके टोटल निकालना चाहें तो यहाँ से मिलेगा फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अर्थात जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यानी कि जो विद्युत फ्लक्स है, वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का अदिश गुणन है, स्केलर प्रोडक्ट है। और इसको हम इसके मैग्नीट्यूड को निकालना चाहें, वेक्टर प्रोडक्ट को जो, यानी कि इसका स्केलर प्रोडक्ट है, इसको ओपन करके लिखें तो ई ए कॉस थीटा के बराबर होगा। फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। और हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज्ड सरफेस के लिए निकाला जाता है। किसके लिए निकाला जाता है? क्लोज्ड सरफेस, यानी कि बंद पृष्ठ के लिए ही हमेशा विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला जाता है। तो फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए या फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ई ए कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है? थीटा एंगल है किसके किसके बीच? एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर ए। किसके किसके बीच का? वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का एंगल है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इसके बाद आपका सबसे मेन टॉपिक है जिसे हम कहते हैं गॉस थ्योरम, यानी कि गॉस का प्रमेय। गॉस प्रमेय यानी कि गॉस थ्योरम को हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। थैंक यू सो मच।